गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करना, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आगे आपका टॉपिक है वो क्या था, डिज़ाइन ऑफ स्टेम डिज़ाइन करना, ठीक है। तो अब वन बाय वन जो कंपोनेंट हैं आपके रिटेनिंग वॉल्स के वो हम डिज़ाइन करना जानेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ स्टेम में सबसे पहले आपको पता है जो स्टेम था हमारा समथिंग, एक सेकेंड, इस तरह से कुछ डायग्राम था। दिस इज ए स्टेम पोर्शन, ठीक है। ये था हमारा स्टेम, ठीक है। अब स्टेम का जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था, आपने देखा था कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में था। इट मीन्स जो लोड था हमारा लीनियरली क्या कर रहा था, वैरी कर रहा था। वैराइंग लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। वैराइंग लोड एक्ट कर रहा है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका ये लोड वेरिएशन का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे जो बेस पे प्रेशर था वो आपको पता था कितना था, के ए गामा एच था, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मली वैराइंग लोड होगा एट द बेस ऑफ द स्टेम वो कितना होगा, के ए गामा एच के इक्वल होगा, ठीक है। तो के ए गामा एच के इक्वल्स होगा तो के ए की जो वैल्यू है वो आपको पता थी 1/3 जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी। एंड गामा इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉइल, यहाँ पे करना है 18, ठीक है। एंड इंटू 6.2 जो कि हाइट ऑफ स्टेम है, ठीक है। तो यहाँ से जो लोड आ जाएगा वो कितना आएगा, 37.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, लोड निकालने के बाद आपको पता होता है कि हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट द बेस ऑफ स्टेम कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, इट मीन्स एरिया इंटू सी जी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो 1/2 एंड बेस ऑफ द सेक्शन कितना होगा, आपको पता है जो ये ट्रायंगुलर है ये बेस पे कितना अभी हमने कैलकुलेट किया, जो कि लोड है 37 पॉइंट समथिंग है। एंड जो हाइट थी ये टोटल कितनी थी, स्टेम की हाइट 6.2 थी। तो 1/2 इंटू 37.2 इंटू 6.2 ये आपका टोटल एरिया आ गया यहाँ से, मतलब कैलकुलेट हो गया ट्रायंगुलर का, इंटू 6.2/3, क्योंकि ट्रायंगुलर है h/3 पे आपको पता है सी जी एक्ट करता है किसी भी ट्रायंगुलर सेक्शन का बेस से, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी हमने वही किया है, वैल्यू रख दी है सारी। तो आपका जो मूवमेंट है एट द बेस ऑफ द स्टेम कैलकुलेट होके आ गया है 238.32 किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। फिर कोई भी जो लोड या मूवमेंट होता है आपको पता है हम फैक्टर ऑफ लोड निकालते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पज से, ठीक है। तो ये हमारा तो एग्जैक्ट लोड आएगा जो कि 238.32 है, लेकिन सेफ्टी पर्पज से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं जो कि 1.5 होता है ऑलवेज। ये तो हम RCC 1 में भी ये सब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही किया हमने, फैक्टर्ड मूवमेंट निकाल लिया। तो यहाँ पे 1.5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है जो मूवमेंट आया था। तो जो आपका फैक्टर्ड मूवमेंट बना है वो कितना है, 357.48 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ तक तो समझ गए होंगे। देन इसके बाद आप क्या करते हैं, जब मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम AST रिक्वायर्ड निकालते हैं कि अब हमें जो रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि जो टेंशन है वो कौन रजिस्ट करेगा, जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो जो रीइंफोर्समेंट मतलब एरिया ऑफ स्टील है AST जिसको हम लिख रहे हैं वो कितना आएगा, ये हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो आपका ये एक फॉर्मूला होता है MU/BD² का रेशियो हम निकाल लेंगे। क्या है, MU/BD² का रेशियो निकालेंगे। तो MU इज़ द फैक्टर लोड जो कि ये है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया था 357.48। एंड B इज़ द, हमेशा हम 1 मीटर के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमें आगे जितने भी मीटर के लिए चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए जब हम करेंगे तो mm में हमारा क्या हो जाएगा, 1000 इंटू D जो है, D की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, जो स्टेम था आपका, जस्ट लाइक ये स्टेम था, इसका जो बेस था ये कितना था, 450 mm हमने कैलकुलेट किया था 450। जब हम इसमें क्या करेंगे, कवर को माइनस कर देंगे जो कि हमने 50 mm लिया था। तो जब आप इसमें कवर माइनस कर देंगे तो जो D की वैल्यू है वो निकल के कितनी आएगी, 400 mm के इक्वल निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मैंने 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि नीचे की वैल्यू हमने mm में रखी है और जो मूवमेंट है वो किस में, किलो न्यूटन पर मीटर में है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ, 357.48 इंटू 10⁻⁶ पहले आप कर लीजिएगा। देन डिवाइड क्या करिएगा, 1000 इंटू 400 का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से जो हाँ ये रेशियो आ जाएगा आपका 2.23। तो यहाँ पे आप लिख लेना, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका नहीं आएगा। यहाँ पे और मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, यहाँ पे 10⁻6 का। 10⁻6 क्यों किया मैंने, क्योंकि किलो न्यूटन को हमने यहाँ पे न्यूटन में चेंज किया, तो 10⁻3, और मीटर को भी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3, तो टोटल क्या आ जाएगा 10⁻6 का। इसलिए इस पूरे वैल्यू में आप क्या करेंगे 10⁻6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देन डिवाइड कर देंगे किसका 1000 इंटू 400 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डी मैंने ये निकाला हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ए डी, एंड जो 50 है वो कवर था, वो जो हमने माइनस किया तो 400 हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका आ गया कितना, जो MU अपॉन BD का रेशियो है वो हमारा 2.23 आ गया। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने आपको RCC फर्स्ट में जो टेबल है वो देखना बताया था सब कुछ, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। वो सारी वैल्यू हमें उसी तरह से उसी टेबल पे मिलेंगी। तो आप जो PT वैल्यू में मतलब PT क्या है, परसेंटेज ऑफ AST है। ठीक है, तो PT यहाँ से जब आप इस रेशियो को देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो आपको जो PT की वैल्यू है 0.730% मिल जाएगी। ठीक है, और जब PT मिल जाएगा आपका, तो AST आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि AST इज इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला PT/100 इंटू BD होता है। ठीक है, B की वैल्यू भी पता है आपको, D की वैल्यू पता है, PT आपने टेबल से देख ली है। PT कहाँ से देखना है हमें, टेबल से, याद रखिएगा टेबल से। कैसे, इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो MU/BD² का रेशियो हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो ST आपका आएगा 2920, मतलब 2920 mm² का क्या आ जाएगा, AST आ जाएगा। ओके, अब AST निकालने के बाद आपको पता होता है कि हमें जो डाया ऑफ रेनफोर्समेंट चूज़ करना होता है एंड जो उसका स्पेसिंग है वो निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे से क्या करना है, जो मेन, क्योंकि ये क्या है मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स आपका 12 से अबव लेना, तो हम अप्रॉक्स 20 ले लेंगे। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोवाइड किया है, जो कि जनरल एक डायमीटर जो कि होता है, तो प्रोवाइड 20 mm डायमीटर एट द रेट ऑफ 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। आप एज ए हर एक क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, देन इसके बाद एक्चुअल AST आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम स्पेसिंग निकालते थे। स्पेसिंग कैसे निकालते थे, अगर मैं आपको ध्यान हो तो वैसे तो स्पेसिंग कैसे निकालते थे मैं एक बार बता देती हूँ। स्पेसिंग इज इक्वल टू हम ऑलवेज निकालते थे 1000 अपॉन π/4 इंटू D², मतलब एक बार का जो एरिया होगा π/4 D² को हम क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 डाया रेनफोर्समेंट कर देंगे, तो आपका स्पेसिंग आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं एक बार। π/4 इंटू 20 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ, ठीक है, तो 314 आएगा, एंड 1000 डिवाइड बाई 314, तो ये स्पेसिंग आई थिंक मेरे ख्याल से 3.18 के समथिंग आएगी, तो ये नहीं होगी। π/4 20 mm 1000, एक सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ से आप एक मिनट, जो 100 जैसे मैंने लिखा है, तो आप सोचो कि ठीक है, तो डाया तो हम अज्यूम कर लेंगे 20, 16, 22। ठीक है, लेकिन स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्पेसिंग आप अगर ये नहीं लिखना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, जो ये फॉर्मूला है पूरा, देखो इसी में स्पेसिंग का फॉर्मूला भी है और इसी में एक्चुअल AST निकालने का फॉर्मूला भी है। तो देखो, अगर मैं ये SP क्या है यहाँ पे, स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट है, अगर मैं इस SP को यहाँ उठा के ले जाऊँ और ये AST को यहाँ उठा के ले आऊँ, तो क्या फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि स्पेसिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डाया ऑफ बार, मतलब π/4 इंटू D² इंटू 1000 यहाँ पे, एंड डिवाइड बाय AST जो आपने कैलकुलेट की है, इट मीन्स 2920। आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 107 के अप्रॉक्स। अब हम इतना तो नहीं दे सकते हैं, तो स्पेसिंग या तो 110 कर दो डायरेक्ट, या फिर 100 ही कर दो। तो स्पेसिंग क्या हम कम कर सकते हैं, क्योंकि कम स्पेसिंग मतलब नंबर ऑफ बार बढ़ा देना, और जितने नंबर ऑफ बार बढ़ेंगे तो आपका पता है स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर स्पेसिंग आप बढ़ा देंगे, मतलब 2 बार के बीच का स्पेसिंग आप 2 बार को रखने में क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे ये एक बार है और ये एक बार, ये डिस्टेंस आपने ज़्यादा कर दी, तो नंबर ऑफ बार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ बार कम हो जाएंगे तो जो टेंशन लेने की कैपेसिटी है बार की वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा।
इसलिए हम स्पेसिंग के केस में क्या करते हैं, वैल्यू को कम कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के केस में मैंने बताया था कि अगर कोई डायमेंशन आ रहा है तो आप उसको बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ करनी है। तो इस यहाँ से स्पेसिंग 107 आई थी, तो हमने अप्रॉक्स 100 mm सेंटर टू सेंटर निकाल ली। अब उसी स्पेसिंग से आप करेंगे एक्चुअल AST निकाल लेंगे। तो ये π/4d² स्पेसिंग मतलब जो 100 रखेंगे जब आप यहाँ पे स्पेसिंग, क्योंकि हमने 100 ली है, तो ये वैल्यू आएगी 3142 mm² आपकी एक्चुअल AST अब हो गई, क्योंकि स्पेसिंग को हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया। तो AST का जो कंटेंट है, क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी थोड़ा सा। तो वही जो है वो 3142 mm² हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल AST जो आपने थी स्टेम की वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद पता है आपको एक्चुअल के साथ साथ हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन AST भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ऑलवेज याद रखना है जो डिस्ट्रीब्यूशन AST हम कितना लेंगे, 0.12% ऑफ द एरिया ऑफ सेक्शन का, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करनी है। ओके, अब देखो एरिया ऑफ सेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, 12% तो मैंने बता दिया कि जो मिनिमम AST है हम कितना लेंगे, 12% ऑफ स्टील लेंगे। अब जो स्टेम है वो तो हमारा कुछ ऐसा है, मतलब अपर पोर्शन पे जो विड्थ है वो कम है एंड लोअर पोर्शन पे ज़्यादा है बॉटम पे। तो आप क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे थिकनेस, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में की है कि एवरेज थिकनेस ले लिया है। एवरेज क्या था यहाँ पे, 0.2 मीटर में था, तो mm में 200 हो गया, एंड 0.45 यहाँ पे था, तो mm में 450 mm हो गया। तो इसका एवरेज कितना आ गया आपका, 325, सॉरी ये आ गया 325 mm, ठीक है। अब इसी का आप क्या करेंगे, AST निकालेंगे। तो 12% ऑफ BD, तो B क्या है 1000, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी थिकनेस, जिसको हम बोल रहे हैं 325। तो यहाँ पे जो AST आई 390 mm², ठीक है। ऑलवेज क्या होगा, एक्चुअल मेन AST से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार की AST है वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन के AST निकालना आई थिंक समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 12% ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टील करना है। तो जो सेक्शन है वो हमारा क्या है, B/D है, लेकिन D यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या है ट्रायंगुलर, कुछ ऊपर का विड्थ अलग है, बॉटम का विड्थ अलग है, तो हम उसका एवरेज ले लेंगे। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, डेप्थ या थिकनेस जिसको हम बोल रहे हैं वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका AST आ गया। अब AST आने के बाद फिर वही चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे भी क्या करना है, डायमीटर प्रोवाइड करना है एंड स्पेसिंग प्रोवाइड करना है। तो बस डायमीटर आपको पता है मेन बार से जो डाया होगा वो कम होगा एज ए डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए जो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम आपका 6 होता है, लेकिन आप 6 नहीं प्रोवाइड करेंगे, 10, 12 या 8 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम हम जो मतलब 12 के अंदर और 6 से ज़्यादा, तो मतलब आपके पास दो रीज़न एक तरह से बचते हैं, 8 या 10 प्रोवाइड कर दीजिए। तो हम 10 प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं, सारी चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 8 भी ले सकते हैं। अगर ये जरूरी नहीं कि मैंने 10 लिया तो आप 10 ही लेना है, 8 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बेसिक क्राइटेरिया मतलब 6 से बिलो नहीं होना चाहिए और 12 से अबव नहीं होना चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन केस के लिए, तो वो उतना आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने 10 mm का बार तो ले लिया। अब स्पेसिंग आप चाहें तो उसी तरीके से स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे, π/4d² से इंटू 1000 अपॉन एरिया ऑफ स्टील से। तो यहाँ पे अब जब आप रख देंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में बगल में कर रही हूँ, देखो π/4 इंटू d, यहाँ पे हमने 10 लिया है तो 10 का स्क्वायर इंटू 1000, ये हो गया हमारा 78539.8 है, डिवाइड बाय जो 390 मेरे ख्याल से था AST। तो यहाँ पे जब AST आप डिवाइड कर देंगे तो ये 201 आ रहा है। तो 201 प्रोवाइड करना, 0.38 प्रोवाइड करना तो आसान नहीं है, तो आपने वही किया है, मतलब ये 201.38 आया है कैलकुलेशन में। तो हमने अप्रॉक्स क्या किया, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब यहाँ से चाहे तो आप इसका फिर से एक्चुअल AST निकालें, अदरवाइज दिक्कत नहीं है तो आप वही AST प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर वही AST का एक्चुअल AST करना, थोड़ा सा परसेंटेज बस बढ़ेगा। तो चाहो तो रख दो, अदरवाइज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसके आगे क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेम का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, स्टेम को चेक करना है फॉर शेयर के लिए। आपको पता है कोई भी डिज़ाइन हम करते थे प्रीवियस में, RCC फर्स्ट में भी, तो हम क्या करते थे शेयर के लिए एंड डिफ्लेक्शन के लिए जो चेक करते थे। तो डिफ्लेक्शन तो नहीं, लेकिन आपको शेयर के लिए हमेशा जो है किसी भी डिज़ाइन में वो चेक करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस अब क्या करेंगे, हम शेयर के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर एट
बेस ऑफ स्टेम जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था के ए गामा एच से, यहाँ पे प्रेशर वही होगा 37.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये तो प्रेशर है, आपको शेयर फोर्स चाहिए जो कि हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी इज़ द वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, वी इज़ द शेयर फोर्स, ठीक है, वी इज़ द शेयर फोर्स। तो 1/2 बेस इज़ द 37.2 एंड टू हाइट कितनी है 6.2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा शेयर फोर्स। मूवमेंट के केस में हम सी जी भी मल्टीप्लाई कर दे रहे थे क्योंकि वो हमें मूवमेंट निकालना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मूवमेंट होता है। लेकिन शेयर फोर्स में सिर्फ जो लोड है वही हमारा क्या है, शेयर फोर्स है, ठीक है। तो वो एरिया जो होगा वही हमारा यहाँ पे शेयर फोर्स होगा। तो 1/2 37.2 इंटू 6.2 आपका शेयर फोर्स आ गया कितना, 115.32 किलोन्यूटन। यहाँ से आपके शेयर फोर्स की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे भी शेयर फोर्स के बाद आपको क्या करना है, कुछ स्टेप एकदम सिमिलर हैं, हर जगह आपको सेम मिलेंगे। मतलब शेयर फोर्स निकाला, आप फैक्टर शेयर फोर्स सीधे से बिना कुछ भी एज्यूम किए या थिंक किए आपको सीधे से निकाल देना है। तो जब फैक्टर निकालोगे वही 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू को, तो 172.98 किलोन्यूटन आ जाएगा, फैक्टर्ड शेयर फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले आपसे RCC 1 में कैलकुलेट करते आए हो, सब वही चीज़ यूज़ हो रही है, बस थोड़ा सा स्टेप एंड कैलकुलेशन अलग है। तो टाउ वी इज इक्वल टू, हमको पता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। वी यू इज द फैक्टर्ड शेयर फोर्स जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया, एंड बी इज़ द बिट्थ, एंड डी इज़ द 400 जो कि हमने अभी निकाला था। 450 में -50 कवर किया था तो 400 आया था, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका क्या आ गया, जो टाउ वी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, कैलकुलेट करने पे 0.432 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम किससे चेक करते हैं, टाउ सी मतलब डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस से। ये वाली वैल्यू जो है टाउ सी डिज़ाइन शेयर स्ट्रेस से हम इसे चेक करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, टाउ सी निकालने के लिए PT मतलब परसेंटेज ऑफ AST निकालेंगे जो कि 100 AST अपॉन BD होता है, ठीक है। तो 100 तो ठीक है, AST अभी आपने निकाला था 3142 समथिंग जो मेन AST था बार का, एंड BD भी आपको पता है। तो 0.785 आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ PT आ जाएगा। अब PT को हम फ्रॉम टेबल से देख लेंगे, सब कुछ मैंने बताया RCC फर्स्ट में, ये टेबल कहाँ पे है आप उसको एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो टेबल जो है PT की एक बनी हुई है जिसमें ग्रेड ऑफ स्टील और उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज ऑफ PT के अकॉर्डिंग जो है टाउ सी की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। कई बार आपको लमसम करना पड़ेगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉमिनल कैलकुलेशन कर लेंगे, एंड जो टाउ सी की वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे। मैंने वो सब पहले बताया था इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन, ठीक है। टाउ सी आपको कितना आ जाएगा, 0.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम इसे चेक करेंगे, जो टाउ सी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है उससे। तो देख रहे हैं आप जो 0.75 है वो ग्रेटर देन है किसके, 0.432 के, मतलब टाउ सी इज़ ग्रेटर देन टाउ वी, जो कि हमें यही चाहिए था। इट मीन्स हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ है फॉर शेयर के केस में। इट मीन्स जो हमने कैलकुलेशन पूरा किया है डिज़ाइन ऑफ स्टेम का वो हमारा पूरा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो डिज़ाइन ऑफ स्टेम है वो कंप्लीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिज़ाइन ऑफ स्टेम बस अगर पर्टिकुलरली आपको बोलता है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो हम सीधे या स्टेम से डिज़ाइन कर सकते हैं या इसके पहले भी हमें कुछ डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लेंदी है, पूरा नहीं पूछा जाता है, कुछ कुछ पार्ट ही आपको पूछे जाएंगे जो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डायग्राम वो मैंने थोड़ा सा शो कर दिया है कि ये जो स्टेम वाला पोर्शन था इसमें जो रीइंफोर्समेंट है वो हमने शो कर दिया है। तो आपका रीइंफोर्समेंट कुछ ऐसे आप दिखा देंगे, डॉटेड से क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और जो वर्टिकल सिंगल लाइंस दिख रही हैं वो क्या है आपका मेन बार है। तो मेन बार का जो डाया था स्पेसिंग था वो आप शो कर देंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाया एंड स्पेसिंग हमने कैलकुलेट किया था वो आप यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन ऑफ स्टेम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपका जो कि एक तरह से ये बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल है, उसमें दो पार्ट हैं आपको पता है, टो स्लैब एंड हील स्लैब। तो अब इन दोनों में से पहले हम डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। डायग्राम से भी कोई मतलब नहीं है, वही डायग्राम है जो अभी दिखाया गया है। तो ये तो सॉरी वही है, ठीक है। यहाँ से है डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब करने के लिए सबसे पहले आप ये वाला जो डायग्राम है इसे पहले अच्छे से बना लेंगे। ये जो डायग्राम है ये
अभी हम कैलकुलेट करते चलेंगे, वहीं से आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ हमें यहाँ सबसे पहले दो चीज़ें बस नोन होंगी। कौन कौन सी? ये जो डायग्राम मान लो मैंने कुछ ऐसे बनाया है, दिस एंड दिस, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। ये क्या था? बेस का है, ठीक है। जो आपका रिटेनिंग वॉल है उसका जो बेस है, ये पोर्शन ए है। ये हमने, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब आपको पता था दिस इज ए टो पोर्शन, दिस इज ए हील पोर्शन, बी वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मोमेंट सबसे पहले कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे है। एक सेकंड मैं चेक भी कर लेती हूँ एक बार कहाँ पे है। ओके, तो ये जो एक सेकंड डायग्राम है यहाँ पे, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन, दिस, यहाँ पे सिर्फ ए और बी जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट जो हील स्लैब का पार्ट है, ए इज़ द टो पार्ट है, बी इज़ द हील पोर्शन है। यहाँ पे हमने जो मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा तो, एक था पी मैक्सिमम जो कि हमने कैलकुलेट किया था कितना, 134.86। और मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे डेवलप होता है, मैंने आपको बताया था टो सेक्शन पे। तो इसलिए जो पोर्शन ए है वहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो कितना होगा, 134.86 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी ना, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर बना लेना। ओके, एंड जो मिनिमम पोर्शन होगा वो कहाँ पे होगा, हील पे होगा। तो मिनिमम हमने, अब आप पलटा के देखिएगा, ठीक है, जहाँ पे हमने मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पे जो हमने निकाला था वो था 49.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, बस उसी को हमने यहाँ पे रखा है एज ए वैल्यू, ठीक है, ये और ये। तो ये दोनों वैल्यू तो हमें पहले से नोन है, ठीक है। एंड जो बाकी का कैलकुलेशन है वो अब हम वन बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं, ये मैं अब हटाती हूँ, यहाँ समझ में आ गया ना कि ये जो प्रेशर है ये वाला और ये वाला कहाँ से लिखा है। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शन डिवाइड किया है, दिस इज ए पोर्शन, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी एंड दिस इज ए डी, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, ये जो स्टेम बना हुआ था ना, ये वाला उसका पोर्शन है। और ये जो टो और ये हील, ठीक है। इनकी डिस्टेंस तो आपको पता है, टो की कितनी थी, 1.25, एंड जो बीच में था 0.45 था स्टेम का जो बेस विड्थ था, एंड जो बाकी हील पोर्शन बचता था वो कितना था, 2.35 था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी हमें पता है, ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पता है। अब जो बाकी का कैलकुलेशन है वो हम करते चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले, ओके, एक चीज़ और हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो बी पोर्शन है ये 49.25 है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 49.25 है, लिख लेना 49.25, ठीक है। अब अगर हम इसको पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दें तो मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा एक रेक्टेंगुलर की तरह। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, सारे इन सेक्शंस में वही प्रेशर होगा, 49.25, ठीक है। एग्री विथ मी, ठीक है। अब जो ये ट्रायंगुलर वाला पोर्शन, मतलब ये एक्स्ट्रा जो पोर्शन ये वाला जो बचता है, इसकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है कि ये कितना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो हमारे यहाँ पे से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये कितना है, 134.86, एंड जो ये वाला पोर्शन है ये हमें पता है कितना है, 49.25। तो हम दिस पोर्शन को तो इजीली निकाल सकते हैं। टोटल 134.86 में अगर हम माइनस कर दें दिस वैल्यू 49.25, तो हमारी ये आ जाएगी 85.61, ये आ जाएगा, ये तो इजीली आ जाएगा ए पोर्शन पे, ठीक है। ओके, बी पे तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो तो ये ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही है, 49.25। अब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू कैसे आई ये हमें पता करना है, एंड ऑल्सो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। ओके, तो कर लेते हैं अपन लोग पता। देखो पहले अब हम इधर चलते हैं इस वाले पोर्शन में। ओके, तो लिखा प्रेशर एट द जंक्शन ऑफ स्टेम विथ हील स्लैब इज 4 मीटर के लिए कितना है, अभी हमने जो माइनस किया था वो 85.61, ठीक है। एंड 2.35 मीटर के लिए हमें चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2.35 मीटर के लिए ये कितना है, 59.93 होना चाहिए, ठीक है।
एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये फिगर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा बड़ा बना के और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब पूरे एक पेज में, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसा है कि एक तो स्क्रीन बहुत छोटी पड़ जाती है, पूरा बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हम पोर्शन है, ये जो डायग्राम है, इसे हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बहुत ही अच्छे ब्रीफ तरीके से स्टडी करेंगे कि ये जो पूरा मूवमेंट है, लोड है, वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए जो जितना पढ़ाया गया वो आप उसे कंप्लीट करते चलिए। जितना आपका पढ़ाया जाएगा उतना ही आपका मिड सेम में आएगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि अदर पार्ट जाएगा, बट जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप टोटली कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।